हेलो स्टूडेंट। तो आज पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और आज आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में पढ़ाऊँगा। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो पिछली क्लास थी उसमें बुद्धि परीक्षण के विषय में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बुद्धि परीक्षण के उपयोग के बारे में बताऊँगा, यानी क्या यूटिलिटी है बुद्धि परीक्षण की, यानी बुद्धि परीक्षण की करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, हम उसका उपयोग किन किन मामलों में कर सकते हैं। तो आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बुद्धि परीक्षण के उपयोग में। पहला पॉइंट है मानसिक योग्यता का ज्ञान। सेकंड पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान। थर्ड पॉइंट है अपराधी बालकों की समस्या का समाधान। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा में प्रवेश में सहायक। नेक्स्ट पॉइंट व्यावसायिक शिक्षा में सहायक। नेक्स्ट पॉइंट अधिकारियों के चुनाव में सहायक। एंड लास्ट पॉइंट अनुशासनहीनता में सहायक। पहले गलती इसको ठीक करा जाए। पहले अनुशासनहीनता में सहायक। तो पहला पॉइंट है मानसिक योग्यता का ज्ञान, यानी कि इसके द्वारा, इस परीक्षण यानी बुद्धि परीक्षण के द्वारा हमें ये बात पता लग जाती है या इस बात का ज्ञान हो जाता है कि जिस व्यक्ति पर परीक्षण किया गया है उसकी मानसिक योग्यता का स्तर क्या है। यानी इससे यह आकलन किया जा सकता है कि बालक की बुद्धि लब्धि का स्तर क्या है, यानी बुद्धि लब्धि के आधार पर हम यह प्राप्त कर लेते हैं कि इस बालक की बुद्धि लब्धि किस स्तर की है। और कहीं ना कहीं बालकों के बीच में इसके आधार पर वर्गीकरण करने में कहीं ना कहीं प्रबंध तंत्र या शिक्षा तंत्र को इसमें आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा व्यक्ति भिन्नता का ज्ञान या व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान। तो जब अधिक व्यक्ति होते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें हम बुद्धि के स्तर से इस बारे में पता लगा लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस बुद्धि स्तर का है। अर्थात बुद्धि लब्धि के आधार पर यह संभव है कि व्यक्तिगत भिन्नता निकाला जा सके, यानी बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से हम बुद्धि लब्धि के माध्यम से हम व्यक्तिगत भिन्नता को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपराधी बालकों की समस्या का समाधान। तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि समाज में किस तरह से अराजकता फैली हुई है, किस तरह से अपराधी प्रवृत्ति फैली हुई है और कहीं ना कहीं बालकों में इस प्रकार की प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिलती है। तो समाज में यह देखने को मिलता है कि बौद्धिक स्तर के बालक या बाल अपराधी हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि किस श्रेणी के बालकों को स्कूल में अधिक कार्य मिलता है तो वे कार्य नहीं कर पाते और अपराधपूर्ण व्यवहार के शिकार हो जाते हैं। अर्थात कक्षा अध्यापक को बालकों से उनकी बुद्धि लब्धि की शक्ति के आधार पर कार्य कराना चाहिए ताकि वो पाठ्यक्रम को भार समझकर उसका समाधान आसानी से ढूंढ लें। यानी बालकों, अब देखिए आप, अपराधी बालकों की समस्या का समाधान। अपराध ये नहीं कि बड़े होने पे आता है, उसकी शुरुआत निचले स्तर से हो जाती है। हम जब किसी कार्यों को कुछ करने के लिए बालक से कहते हैं तो उनको जहां भी असुविधा प्राप्त होती है तो असुविधा का निवारण करने के लिए वह कोई ना कोई गलत कार्य को सम्मिलित कर लेते हैं, या अपने घर का होमवर्क किसी और से करा लेते हैं, अपनी दीदी से करा लेते हैं, अपने बड़े भाई से करा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यह अपराध को बढ़ावा देता है। इसलिए परीक्षण के माध्यम से हमें ज्ञात हो जाता है कि हमें किस प्रकार की परीक्षा प्रणाली को रखना चाहिए, यानी प्रश्न पत्र का आधार क्या होना चाहिए। इसलिए देखा होगा आपने कि पाठ्यक्रम का निर्धारण भी हम कहीं ना कहीं बुद्धि लब्धि के आधार पर ही करते हैं। आपने देखा होगा कि क्लासों को सेक्शन में बांट दिया जाता है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी, डी, ई। उनका वर्गीकरण इसीलिए किया जाता है कि बुद्धि लब्धि के आधार पर क्लासों का क्लासिफाइड कर दिया जाता है, जिससे कि उस आधार पर उस क्लास या सेक्शन के बच्चों को
शिक्षा दी जाए, यानी उनके बुद्धि स्तर के आधार पर शिक्षा को दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कक्षा में प्रवेश में सहायक। तो ये तो स्पष्ट है कि कक्षा में प्रवेश में सहायक ये है कि इसके द्वारा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी आएगी और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा भी हम एक प्रकार से बालक का टेस्ट लेते हैं और बुद्धि लब्धि के आधार पर बालक की कक्षा को निर्धारित करते हैं, यानी उस कक्षा में रहकर उसका समुचित विकास होगा कि नहीं होगा। अगर वो 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा है तो उसको 4th स्टैंडर्ड में एडमिशन या प्रवेश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो 4th स्टैंडर्ड में चाहता है, लेकिन उसकी बुद्धि लब्धि जो है वो 3rd स्टैंडर्ड की है, अतः उसको 3rd स्टैंडर्ड में प्रवेश दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है व्यवसायिक शिक्षा में सहायक। तो यह अत्यंत आवश्यक है कि एक बालक की उसकी बुद्धि लब्धि के अनुसार ही व्यवसाय चुनने में सहायता मिलती है, यानी उसकी बुद्धि लब्धि के आधार पर ही उसको अपना व्यवसाय चुनना चाहिए। अगर बुद्धि लब्धि परीक्षण के आधार पर यह संभव है, क्योंकि उच्च व्यवसाय के अध्ययन हेतु बालक को उच्च श्रेणी का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, यानी वो कौन सा व्यवसाय कर रहा है और उसके आधार पर हम बुद्धि लब्धि का ज्ञान लेते हैं। यानी जिस बालक की बुद्धि लब्धि जिस प्रकार की है उसको उसी प्रकार के व्यवसायों का चुनाव करना चाहिए। यानी इससे स्पष्ट है कि हमें अगर कोई व्यवसाय चुनना है, कोई व्यवसाय करना है, तो उस बुद्धि लब्धि के आधार पर ही हमें व्यवसायों का चयन करना चाहिए। अगर हमें उस बारे में नॉलेज नहीं है, अगर हम कोई दुकान खोलते हैं, कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान डालना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई व्यवसाय डालते हैं तो उसमें हमें और भी कर्मियों की आवश्यकता पड़ती है। कल को अगर वो कर्मी ना हो तो हम उस व्यवसाय को कैसे चलाएंगे उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, यानी उस स्तर का नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए, उस व्यवसाय से जुड़ी चीज़ों को आपको आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? यानी ये जरूर थोड़ी कि सब मेडिकल स्टोर सब लोग खोल लें, पर्चा देख लें और उसको दे दें, लेकिन ऐसा नहीं है। उन दवाइयों के बारे में, उन फार्मूलों के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। यानी जिस व्यवसाय का आप चुनाव कर रहे हैं उसको बुद्धि लब्धि के आधार पर, यानी बुद्धि स्केल क्या है आपकी, बुद्धि लब्धि कितनी है, उस आधार पर व्यवसायों को चुनने का हक होता है। नेक्स्ट है अधिकारियों के चुनाव में सहायक। तो जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं या बड़े बड़े प्रतिष्ठान होते हैं या प्रशासनिक स्तर जो होते हैं, तो उनमें विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। उन विशेषज्ञों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि उन नए नए प्रशासन और नए बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए उच्च अधिकारियों की आवश्यकता होती है। इसके लिए उनका शारीरिक और मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और साथ में अधिकारियों के लिए उनका मानसिक संतुलन उच्च स्तर का होना चाहिए। यानी किसी भी समस्याओं से निपटने का हल या किसी भी समस्याओं को निराकरण करने का जो विवेक है उनके अंदर उच्च श्रेणी का होना चाहिए, क्योंकि विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। अधिकारी का मतलब होता है विशेषज्ञ। तो हम परीक्षण के माध्यम से उस वर्ग के विशेषज्ञों को छांटने का प्रयास करते हैं। यानी जो परीक्षण का स्तर है, हमें जिस क्षेत्र के लिए अधिकारी चाहिए उस क्षेत्र के लेवल का हमें प्रश्न पत्र तैयार करना पड़ता है और उस लेवल का परीक्षण लेना पड़ता है। यानी अधिकारी लेवल का हमें परीक्षण करेंगे, और कहीं ना कहीं इनके परीक्षणों के माध्यम से यह समझ में आता है कि उसका मानसिक स्तर किस स्तर का है। यानी कि मानसिक स्तर का जब पता लग जाता है तब हमें पता लगता है कि यह अधिकारी अमुक कार्य कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अर्थात अधिकारियों के चुनाव में भी सहायक होती है। तो हम कह सकते हैं कि परीक्षण प्रणाली के माध्यम से कहीं ना कहीं इस बात का निराकरण होता है कि किस तरह से हम अच्छे अच्छे अधिकारियों और विशेषज्ञों का चुनाव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बुद्धि परीक्षण के माध्यम से इन चीजों को प्राप्त करने में आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासनहीनता
का समाधान यानी अनुशासनहीनता भारत में या यूं कहें सब जगह विद्यालयों में आजकल हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता अधिक बढ़ जाती है और उसी कारण पूरी व्यवस्था में असंतोष व्याप्त हो जाता है। तो इस समस्या का कारण प्रशासनिक स्तर भी हो सकता है और विद्यार्थियों का स्तर भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के चीज़ों को जानने के लिए हमें एक प्रकार से चुनाव करना पड़ता है, यानी हमें यह भी ध्यान देना पड़ता है कि हमें किस प्रकार के छात्रों को शिक्षा क्षेत्रों में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर अनुशासन आया तो कहीं ना कहीं अनुशासन शिक्षा के लय को बिगाड़ देता है, यानी शिक्षा की जो योजना चल रही है उसमें कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो अनुशासनहीनता की समस्या से निजात पाने के लिए कहीं ना कहीं हम बुद्धि परीक्षण की सहायता लेते हैं, अर्थात अनुशासन भंग ना हो इसके लिए हमें अच्छे और कुशल छात्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हम फिर आते हैं इस जगह पे कक्षा में प्रवेश में। तो जब आपने देखा होगा कि जब हम कक्षा में प्रवेश में सहायक, तो जब कक्षा में प्रवेश में के लिए हम अगर परीक्षा प्रणाली को रखते हैं तो आपने देखा होगा अपराधी बालक जो होते हैं वह कहीं ना कहीं परीक्षा से भय खाते हैं और भयभीत होकर विद्यालय में नहीं आते या टेस्ट में नहीं आते हैं। क्योंकि शिक्षा का कार्यक्रम को हम सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसे बालकों का चुनाव करना चाहिए जो विवेकशील हों, कौशल पर आधारित हों और सब चीज़ों को समन्वय की स्थिति को स्थापित कर सके। तो ऐसे अपराधी बालकों के साथ अगर मेधावी छात्रों को बैठा देंगे तो कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता अवश्य आ जाएगी। तो यह आवश्यक है कि स्कूल तथा कॉलेज में विद्यार्थियों को प्रवेश लेते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि मेधावी छात्र जो हों और आपके उपद्रवी छात्र हों, उनका चयन करते समय हमें बुद्धि लब्धि का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था से कहीं ना कहीं कॉलेजों में अनुशासन बनाए रखने में सहायक होगा और हमारा मत यही है कि कहीं ना कहीं यह अधिक सहायक होता है कॉलेज प्रशासन को चलाने में। तो इससे यह पता लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ज्ञान के द्वारा या बुद्धि लब्धि के द्वारा इन सब बातों का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका पता लगाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे बालक अगर छूट जाएंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रचार प्रसार भी कम हो पाएगा और समाज और राष्ट्र की भी हानि होगी। तो कहीं ना कहीं बुद्धि लब्धि के माध्यम से हम मेधावी छात्रों का पता लगाते हैं और उनको एप्रिसिएट करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए जिससे कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ सके। तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बुद्धि लब्धि के आधार पर ही शिक्षा की व्यवस्था को रखना चाहिए। दूसरी चीज और है कि निदान और उपचार, किसी भी चीज का निदान और उपचार हम बुद्धि लब्धि के आधार पर ही कर सकते हैं। अगर कोई बालक एक ही क्लास में पढ़ रहा है और फेल हो रहा है तो हम ये बुद्धि लब्धि के आधार पर हम जान पाते हैं कि उसकी बुद्धि लब्धि किस आधार की है और उस बुद्धि लब्धि के आधार पर हम उसको शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमें बुद्धि लब्धि के आधार पर यह पता लग जाता है कि इसका मानसिक स्तर किस स्तर का है या कहाँ पर इसका मानसिक स्तर है और हमें किन विषयों को इससे पढ़ाएं जिससे इसका मानसिक स्तर मजबूत हो सके। अब आते हैं, इसको नोट कर लीजिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत। ये आता जरूर है आपका टीटी वगैरह में भी आएगा और एक नंबर क्वेश्चन में ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत। तो सिद्धांत आपके ये हैं और प्रतिपादक ये हैं। पहला है एक तत्व सिद्धांत, बिने, टर्मन और स्टर्नर ने दिया था। द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, ये ज्यादा आता है। प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। बहुतत्व या समूह सिद्धांत का थर्स्टन ने दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक गिलफोर्ड ने दिया था। पदानुक्रम का सिद्धांत बर्ट, वर्नर और कैटल ने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो
इन 3 टॉपिकों को जो हमने पढ़ाया पिछले क्लास में 2 क्लास और ये क्लास बुद्धि के बारे में, तो इससे स्पष्ट हो गया होगा कि कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का निर्धारण या विकास का निर्धारण एक बालक का कहीं ना कहीं बुद्धि परीक्षण पर ही निर्भर करती है। और आपको स्पष्ट पता लग गया होगा कि कहीं ना कहीं हमें शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि लब्धि की कितनी आवश्यकता है, यानी बुद्धि लब्धि का उपयोग कितना है शिक्षा के क्षेत्र में, और भी जो क्षेत्र हमारे हैं, यानी पूरे राष्ट्र के हिसाब से देखा जाए तो बुद्धि लब्धि ही एक ऐसी साधन है जिससे हम कहीं ना कहीं अपना विकास कर सकते हैं और समाज का विकास कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्धि लब्धि अगर ज्ञात नहीं होगी तो हमारा समय भी जाता है, धन भी व्यय होता है और उसका निष्कर्ष भी हम नहीं निकाल पाते। इसलिए बुद्धि लब्धि के द्वारा हमें समय की बचत भी होती है और निष्कर्ष भी ठीक तरह से प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि निदानात्मक परिवर्तन के बारे में हमें पता लग जाता है कि इस चीज का हमें निदान, इस समस्या का निदान कैसे करना है। तो हम आशा करते हैं कि आज की क्लास से आप संतुष्ट होंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।